दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी है इल्ज़ाम। भानु कोठरी में आई अपनी नई मेहमान को आश्चर्य से देख रही थी, जिसे आए लगभग हफ्ता होने को था, पर अभी तक उससे ढंग से परिचय भी नहीं हुआ था। अभी तक भानु यही देखती आई थी कि जो भी नई कैदी कोठरी में आती वह कुछ दिन या महीनों ऐसा विलाप करती कि कलेजा मुंह को आ जाता था और चिल्लाती रहती थी। दीवारों पर, सलाखों पर सिर पटकती औरतें कभी अपने को बेगुनाह कहती तो कभी बाहर छोड़ आई अपनी दुनिया के लिए रोती और चीखती चिल्लाती। भानु के भी खुद के घाव हरे होकर टीस देने लगते। अपने ऊपर लगे वे सारे लांछन और उसकी बेगुनाही बड़े से प्रश्न चिन्ह का सलीब बनकर हृदय पर लटक जाते थे। पर यह तो मानो किसी रिजॉर्ट में आ गई हो। ऐसी तान कर सो रही थी मानो यह फर्श नहीं, गद्देदार बिस्तर हो। कैदियों की दिनचर्या को भी इतनी सहजता से अपना लिया मानो सब सीख कर आई हो बाहर से। इतना पता चला था कि इसका नाम अन्नू है और यह भी मर्डर केस में ही आई है। अन्नू ने अभी तक उससे बात नहीं की थी। उसकी बेफिक्री और चैन भानु के चैन को चुरा रहे थे। करवट लेकर लेटी अन्नू मानो हिल रही हो, ऐसा उसे कई बार लगता। कभी कभी रात में वह मानो कोई गीत गा रही हो या फिर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आती। दिन भर मुर्दे की भांति पड़ी रहने वाली उसकी कारावास सहवासिनी में रात्रि में मानो विद्युत प्रवाहित हो जाता है। कुल मिलाकर उसकी उपस्थिति, उसकी रहस्यमय चुप्पी और हरकतें बिना कुछ बोले ही एक बह बही सिहरन उसकी रीढ़ में तरंगित कर रही थी। जब से उसने जेलर साहबा को भी उसे डायन कहते सुना था, उसका भय दुगना हो गया था। उस दिन भोर होने के कुछ पहले भानु की श्वान निद्रा को भंग किया एक बेहद धीमी आवाज़ की उदास तान ने। भानु दम साधे सुन रही थी। पोसल मैना दैया बोल उड़ी गेल, बोने बोने मैना कांधे झरोझर भाई। जाने किस भाषा में क्या गा रही थी वह, पर उस घोर अंधकार में उसे ना करवट बदलने की हिम्मत हुई, ना कस कर मींची आंखें खोलने की। अगले दिन जब रोशनदान से आती धूप उसके चेहरे पर पड़ी तो मानो रात्रि के भय का, भूत का दाह हुआ। भानु ध्यान से सोई हुई अन्नू को देखने लगी। कोई 33-35 के आसपास की लग रही थी। पैर भी मुड़े ना थे और नाखून भी लंबे ना थे। रंगत सांवला और बदन मंझोले कद का और बेहद कसा हुआ था। चेहरे की लुनाई और मासूमियत उस पर लगे हुए इल्ज़ाम की चुगली कर रहे थे और रात को उसको डायन, चुड़ैल बन जाने की समझ को झुठला रहे थे। अभी भानु इसी उआपों में थी कि उसने आंखें खोल दी और प्रश्नवाचक निगाहों से उसे घूरा। भानु ने झेपते हुए कहा, इतने दिन हो गए पर तुमने कभी बात तक नहीं की। बस वही तुम्हें देख रही थी मैं। मालूम है कि नहीं कि मैं मर्डर करके आई हूँ, वो भी अपने पति का। सो ज़रा बच कर रहना मुझसे। डायन हूँ मैं, डायन। आवाज़ के खुरदरेपन और बेरुखी ने उसे हैरत में डाल दिया। भानु उससे परे जा बैठी और नज़रें फेर कर छत ताकने लगी। उसकी धड़कनें बेकाबू हुई जा रही थी। कुछ क्षणों के लिए वही मनहूस चुप्पी उस रूम में फिर से पसर गई। दोनों के बीच अब कोई बातचीत नहीं थी। आखिर अन्नू ने ही सन्नाटे को तोड़ा। अरे तू तो बुरा मान गई, मैं तो अपना परिचय दे रही थी। अब तो सारी ज़िंदगी यहीं कटनी है। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से बहुत थक चुकी हूँ मैं। सो बस अब थकान उतारने की इच्छा है। आकर वह भानु के पास बैठ गई। भानु ने उसकी ओर देखा। उसकी नम पड़ी हुई आँखों ने उसे द्रवित कर दिया। मानो दुख की दो नदियों की जीवन गंगा का
इस छोटी सी कोठरी में संगम हो गया था। फिर तो अश्रुधार की विकट लहरों पर दोनों महिलाएं अपनी अपनी संवेदनाओं की नैया लेकर डूबने उतरने लगी। झूठ बोल रही है, कहीं डायन चुड़ैल ऐसे बोलती हैं भला? ये ना होगी ऐसी। भानु ने मन ही मन मानो खुद को तसल्ली दी हो। मैंने तो कुछ किया ही नहीं था। मुझ पर देवर की बेटी की हत्या का आरोप है। मैं बांझ हूँ ना, मैं कैसे उसे छत से भला नीचे फेंक सकती थी? अपनी शादी के बरसों बाद तो मैं घर में किलकारी गूंजी थी। मैंने उसे बस कलेजे से लगाया था उस दिन, जिस दिन वह 4 मंजिल से नीचे गिरी मिली। मेरी सास को वंश बढ़ाने की बड़ी फिक्र थी। मुझ निपुति के बाद जब देवरानी को भी बेटी ही हुई तो उनका चेहरा उतर गया था। मुझे जेल भेजने के महीने भर के भीतर ही मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली। एक तीर से 2 शिकार किया उन लोगों ने। भानु संक्षेप में अपना दुखड़ा बताकर गमगीन हो गई। उसके बाद घंटों पूर्ववत चुप का ताला लटका रहा दोनों के बीच। हाँ, अब अन्नू सोई नहीं बल्कि घुटनों में सिर घुसाए बैठी हुई थी। दीदी, अब की अन्नू के स्वर से वह खुरदरापन गायब था। मैं झारखंड के छोटे से गांव की आदिवासी लड़की हूँ। मेरे माता पिता को एक मोटी रकम और काम का प्रलोभन देकर एक दलाल ने मुझे 17-18 वर्ष की उम्र में यहाँ विजय सिंह नामक 50 वर्षीय व्यक्ति के घर पर काम पर रख दिया था। हमारे गांव से लड़कियां काम करने कई जगहों पर, खासकर दिल्ली, जाती रहती थी, जो कभी नहीं लौटती थी और लोग उन्हें सुखी समझकर भूल भी जाते थे। इतना कहकर अन्नू मानो खो सी गई। भानु को लगा कि ज़रूर उसने अपना बचपन, गांव, घर, गलियां याद आने लगी हो, सो वह भी धीरजपूर्वक उसकी अन्य मनस्कता दूर करने का इंतज़ार करने लगी। कुछ पलों के बाद वह अपने गुजरे पलों के पन्ने फिर से पलटने लगी। वह अकेला रहता था। उसकी पत्नी मर चुकी थी। मेरे सामने कोई चारा नहीं था उसकी बात मानने के सिवाय। मेरा और उसका रिश्ता मालिक और गुलाम का ही रहा। जब कभी वह अपनी दुकान या कहीं और जाता, मुझे घर में बंद करके रखता था। मैं यहाँ दिल्ली में किसी को भी नहीं जानती थी। उन्हीं दिनों 2 बातें हुई। उसे व्यवसाय में बहुत घाटा होने लगा, जिसके चलते उसे अपना मकान तक बेचना पड़ा। दूसरा, उन्हीं दिनों मुझ में गर्भवती होने के लक्षण भी दिखने लगे। मकान बेचकर हम किराए के मकान में जाकर रहने लगे। नई जगह पर विजय ने मुझे अपनी पत्नी बताया था सबको। बाद में मुझे एक बेटा हुआ था। कुछ वर्षों तक वह ठीक ही रहा। गाली गलौज, मारपीट से ज़्यादा कुछ उसने नहीं किया। हम कहीं साथ जाते तो लोग मुझे उसकी बेटी समझ लेते। वह धीरे धीरे कमज़ोर और बूढ़ा हो रहा था। उसको अब मैं जब भी कहीं भी देखती, घृणा और वितृष्णा से भर जाती। अब मैं बाहर जाने लगी थी। उम्र के साथ मुझ में हिम्मत आने लगी थी। टीवी के ज़रिए भी बहुत कुछ सीख रही थी। उन्हीं दिनों मुझे सूरज मिला था एक दुकान पर, जो संयोग से मेरे गांव का निकला। उसने दुकान में मेरी बोली सुनकर मुझसे पूछा था कि मैं कहाँ से हूँ। वर्षों बाद मुझे कोई मिला था जो मेरी तरफ का था। सांवले सलोने, गठीले शरीर के सूरज ने मुझे सहज ही आकर्षित किया था। वर्षों बाद मुझे अपनी माँ की खबर मिली, जो आज भी मेरी राह तक रही थी। पिता, जो मेरे जाने के बाद ग्लानि और दुख से चल बसे थे। मैं सूरज से जल्दी जल्दी मिलने लगी। उसकी संगत मानो बरसों से अतृप्त बंजर मन पर वर्षा की पहली फुहार सदृश लगती। विजय को मेरा खुश रहना, बढ़ता आत्मविश्वास अब चुभने लगा था। उसकी मार पिटाई से अब मुझे दर्द भी नहीं होता था। मुझे उसकी
आदत हो चली थी। बुढ़ऊ मारता पीटता, हाँफने लगता और मैं मुस्कुराती हुई उसे दिनचर्या का हिस्सा मानकर दूसरे कामों में लग जाती। सूरज का खुमार मानस पर ऐसा छाया रहता कि बुढ़ऊ की बातें नहीं छूती थी अब मुझे। इस बीच वह कोई और धंधा करने लगा था, जिसके चलते अलमारी हमेशा नोटों से भरी रहती। मैं उसमें से पैसे निकाल भी लेती तो उसे पता नहीं चलता। सूरज की जब तब मैं मदद कर देती। सूरज ने मुझसे वादा किया था कि गांव जाने पर वह मेरी माँ को लेता आएगा। जब तुम्हें इतनी आज़ादी मिलने लगी तो तुम अपने गांव घर वापस लौट क्यों नहीं गई? भानु ने अपनी उत्सुकता की पोटली खोली। कोई 14-15 साल हो गए थे विजय के साथ रहते। 10 साल के बेटे को लेकर मैं कहाँ जाती वापस। फिर वह पत्नी के सम्मान ही तो मुझे रखे हुए था, तो मैं खासी दुखी नहीं थी। और फिर एक दिन सूरज मेरी माँ को लेकर दिल्ली चला आया। उस दिन बुढ़ऊ विजय ने पहली बार सूरज को देखा। उसकी अचकचाहट भरी चौंक देखने लायक थी। उस दिन मानो उसे दौरा सा पड़ गया था। जानवरों से भी बदतर उसने बर्ताव किया हम तीनों के साथ। सूरज तो तुरंत उल्टे पांव लौट गया वहाँ से, पर माँ वहीं, जिसे मैंने बरसों बाद देखा था, उसकी झुर्रियाँ तक को मैं ठीक से गिन नहीं पाई थी। रात भर मैं दर्द से कराहती रही। बेबस माँ ने भी अपनी बेटी के विभत्स जीवन की संपूर्ण झांकी उसी रात देख ली थी। सच कहूँ दीदी, उस दिन मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने उस नीच को अब तक छोड़ा क्यों नहीं था। हालांकि इससे पहले वह मुझसे ऐसा बुरा व्यवहार नहीं करता था, लेकिन बहुत हद तक माँ भी तो जिम्मेदार थी मेरी दुर्गति की। फफक फफक कर रोती अन्नू कटे पेड़ की तरह भानु की गोद में सिर रखकर गिर पड़ी। अगले दिन जेल की दिनचर्या निपटाकर जब दोनों औरतें अकेली हुई तो भानु की उत्सुकता मुखर हुई। तो क्या तूने उसी दिन उसे ख़त्म कर दिया? उसकी आंखें विस्फोरित हो फैल रही थी। नहीं नहीं, दूसरे दिन जब होश आया तो खुद को अपनी वृद्ध माँ की गोद में पाया। दीदी, शायद वह पल मेरी ज़िंदगी के सबसे मधुर पलों में एक था। माँ 4-5 दिन मेरे साथ रही। उसे अपने उस फैसले पर बड़ा अफसोस होता रहा कि क्यों उसने मुझे दिल्ली भेज दिया था। वह बता रही थी कि अब गांव के लोग दलालों के झांसे में नहीं आते हैं, पर तब तक नदी में बहुत पानी बह चुका था। पर हाँ, एक अच्छी बात यह हुई कि मेरा बेटा, जो हमेशा गुमसुम रहता था, वह मेरी माँ के साथ खिल सा गया। उसको बाप से अक्सर गालियाँ ही मिला करती थी। इस बीच विजय सूरज को लेकर मुझसे हज़ारों सवाल पूछ चुका था, जिनका मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। आंतक के साय में मानो दिन गुजर रहे थे कि एक दिन बुढ़ऊ ने आकर कहा, चल सासू माँ, तुझे स्टेशन छोड़ आऊँ। मैं टिकट खरीद कर भी ले आया हूँ। ऐसे आश्चर्य से क्यों देख रही है? तुम्हारी माँ तो मेरी सास ही हुई ना? मुझे प्रश्नवाचक निगाहों से ताकते देखकर उसने मिश्री घुले शब्दों में कहा। कुछ ही देर में वह माँ को लेकर स्टेशन चला गया। 15 सालों के बाद माँ से मिलना मेरे लिए सपने की ही तरह था। सच कहूँ, माँ के प्रति अब कोई गिला शेष नहीं रहा था, पर अब बुढ़ऊ विजय के संग रहना मुझे नागवार लगने लगा था। आसक्ति तो कभी थी ही नहीं, परंतु अब विरक्ति और विकर्षण चरम पर थे। सूरज का मोहपाश मुझे हर वक्त उसकी यादों में घेरे रहता। माँ के आने पर हुए तमाशे के बाद से उसने मिलना नहीं हुआ था। एक दिन मौका निकालकर उस दुकान पर जा पहुँची जहाँ वह काम करता था। बातों बातों में पता चला कि माँ तो गांव पहुँची ही नहीं है। हो न हो उसे गायब करने में विजय का ही हाथ होगा, क्योंकि आखिरी बार तो वही उसे अपने साथ
ले गया था। सूरज ने जब ऐसी आशंका व्यक्त की तो मेरी सहनशीलता जवाब दे गई। अन्नू ने यह कहते हुए थोड़ा विराम लिया। कुछ देर तक भानु के फक पड़े चेहरे को ताकते हुए उसने खड़ी हो लोहे की सलाखों को कसकर पकड़ते हुए कहा, उस दिन मैं पूरी तैयारी से लैस होकर ही अपने नर्क में लौटी। आते ही उसने सूरज को लेकर फिर मोटी मोटी गालियाँ देनी शुरू कर दी, पर मैं अनसुनी कर रात का खाना बनाने लगी। उस रात उसने जमकर खाया और कहा भी कि आज खाना बहुत ही बढ़िया बना है, बेहद स्वादिष्ट। मैंने मुस्कुराते हुए इसे सारा खाना खिला दिया। मुझे तो यह भी वह खाना नहीं खाना था क्योंकि मैंने उसमें जमकर नशा मिला दिया था। अन्नू की कहानी मुकाम तक पहुँचते पहुँचते रात गहराती जा रही थी। भानु अब लेटकर सुनने लगी, मानो जैसे विजय का काम तमाम हो और वह नींद की आगोश में चली जाए। अन्नू जैसे जैसे आगे बता रही थी, उसकी आवाज़ का खुरदरापन वापस आ गया था, मानो भानु को अब उसके उल्टे पैर और लंबे नाखून बढ़ते हुए से दिखने लगे। खाते खाते बुढ़ऊ नशे में पूरी तरह लुढ़क गया। मैंने मटन काटने वाले तेज़ धार के चाकू से उसकी गर्दन को रेत रेत कर धड़ से अलग कर दिया। बहुत सुकून का अनुभव हो रहा था, पर उसके शरीर को कैसे छिपाया जाए ये सोचते हुए मैं उसके छोटे छोटे टुकड़े करने लगी। उसके बाद फिर आराम से घर के कच्चे आंगन में खड्डा खोदकर उन्हें वहीं पर गाड़ दिया। पूरी रात मैं यही सब करती रही। सुबह मुँह अंधेरे कटा सिर और बाकी भाग जिन्हें गाड़ नहीं पाई थी, उनको थैले में डालकर एक नाले में बहा आई। साथ ही बहा आई अपने बुरे दिन और विभत्स यादों को भी। जहन में एक सुकून सा अनुभव होने लगा। वर्षों बाद पहली बार जाना कि उसके बिना ज़िंदगी कितनी हसीन है, कितनी अच्छी। पुलिस थाने जाकर मैंने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। टीवी पर मैंने क्राइम सीरियलों से बहुत कुछ सीख रखा है। जब सब इतनी आसानी से हुआ तो तुम गिरफ्त में कैसे आ गई? भानु ने एक जायज़ सा प्रश्न पूछ लिया मुझसे। मैंने 14 फरवरी की रात उसे ठिकाने लगाया। कोई महीना भर में चैन से रही कि एक दिन मकान मालिक किराया वसूलने आ गया। उसे बैठा कर मैं अलमारी से पैसे निकालने लगी कि वह घर का मुआयना करते करते आंगन में जा पहुंचा। जाने कैसे उसे आभास हुआ कि वह वहीं की मिट्टी हटाने लगा जहां उंगलियां गड़ी थी मुए की। फिर तो मैं पुलिस के सामने टिक ना पाई। आखिर कितना झूठ बोलती, और विजय की हत्या के इकबालिया बयान के बाद यहाँ आपके साथ बाकी ज़िंदगी काटने आ गई। पता नहीं आपने शायद उस दौरान के अखबार ना पढ़े होंगे जिसमें मुझे पतिहंता, पापिन और डायन तक कहकर संबोधित किया गया था। पर उस ड्रग डीलर विजय की मेरे प्रति किए गए जुल्मों की किसी भी अखबार में कोई भी चर्चा नहीं की गई थी। इतना कहते कहते अन्नू करवट लेकर लेटने का अनुक्रम करने लगी। तभी भानु ने पूछा, और तुम्हारा बेटा सूरज ये सब किधर है? तब तक अन्नू अपनी बेफिक्री वाली नींद की आगोश में समा चुकी थी। अन्नू के सारे राज उगलवा लेने के बाद भानु को अब चैन महसूस हो रहा था। मन के एक कोने में भय भी जागृत होने लगा। ऐसी हत्यारन के साथ रहना होगा भला? अंधेरे में उसे फिर उसकी हंसी और कोई गीत सुनाई देने लगा। नींद ना आने का आज यह बहाना हो गया था और वह फिर अन्नू की नींद से रश्क करने लगी। उधर दूसरी ओर करवट बदलकर अन्नू सोच रही थी। मैंने लगभग वही कहानी सुनाई जो
पुलिस को सुनाई थी। कम से कम यह सुकून तो है कि मेरा बेटा अपनी नानी के साथ रांची में खुश तो रहेगा। 14 साल जेल की सज़ा हर मायने में उस सज़ा से कम तकलीफ़देह होगी जो वह विजय के संग काट कर पूरी कर रही थी। और पहली बार तो जीवन में प्रेम का अनुभव हुआ। सूरज के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ कि उसकी सज़ा मैं भुगत लूँ, वरना मेरी क्या बिसात जो मैं इंसान को काट सकूँ। विजय की अलमारी में भरे रुपयों से सूरज गांव से दूर रांची शहर में कोई धंधा अवश्य करके मेरे बेटे को पाल ही देगा। और वह सुबह कभी तो आएगी जब मेरी दोहरी उम्र कैद की मियाद आखिर पूरी हो जाएगी। बेटे के सुखद भविष्य की कल्पना करते करते अन्नू नींद के आगोश में समा गई। यही सोचती रही। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल को याद से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।